नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है PQRS 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है। ABC और D क्रमशः PQ, QR, RS और SP के मध्य बिंदु है। तो बनने वाले वर्ग ABCD का परिमाप क्या होगा। हमें क्या निकालना है, वर्ग ABCD का परिमाप निकालना है। तो देखिए वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमें सबसे पहले वर्ग का भुजा निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक वर्ग दिया हुआ है, PQRS। हमें वर्ग क्या दिया, हमें वर्ग दिया हुआ है PQRS। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि PQ का मध्य बिंदु क्या है, A है। PQ का मध्य बिंदु क्या है, A है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, QR का मध्य बिंदु हमें B दिया है। QR का मध्य बिंदु हमें क्या दिया, B दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में RS का मध्य बिंदु क्या दिया, C दिया है। RS का मध्य बिंदु C दिया है और SP का हमें मध्य बिंदु क्या दिया, D दिया है। तो देखिए हम इस चारों बिंदु को आपस में मिलाते हैं। हम इस चारों बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो एक हमारा क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। इस चारों बिंदु को हम आपस में मिलाएंगे तो एक हमारा क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। यहाँ से हमारा वर्ग बन गया ABCD। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, इस वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले वर्ग का भुजा निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें जो वर्ग दिया हुआ है PQRS, उसकी भुजा की हमें लंबाई क्या दिया, 10 सेंटीमीटर। उसकी भुजा की हमें लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर हम C से A तक एक सीधी रेखा खींचेंगे, C से A तक एक सीधी रेखा खींचेंगे तो इस रेखा की लंबाई क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए ये जो रेखा है वर्ग ABCD का, ये क्या है, विकर्ण है। अब देखिए अगर किसी वर्ग का भुजा अगर A हो, किसी वर्ग का भुजा A हो तो उसकी विकर्ण की लंबाई क्या होती है, उसकी विकर्ण की लंबाई होती है √2a। अब देखिए यहाँ विकर्ण की लंबाई क्या है, यहाँ विकर्ण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से इस वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर √2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये 5√2 बार में जाएगा। यानी वर्ग का भुजा क्या निकल के आ गया, 5√2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो देखिए वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो देखिए हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 20√2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का ठोस शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले को काटकर बनाया गया है। तदनुसार नष्ट की गई लकड़ी कितने प्रतिशत है। हमें क्या निकालना है, नष्ट की गई लकड़ी का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए नष्ट की गई लकड़ी का प्रतिशत निकालने के लिए हमें सबसे पहले नष्ट की गई लकड़ी का आयतन निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम नष्ट की गई लकड़ी का आयतन कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक ठोस गोले को काटकर एक ठोस शंकु बनाया जा रहा है। तो देखिए नष्ट की गई लकड़ी का हम आयतन कैसे निकाल सकते हैं, हम गोले का आयतन निकाल के और शंकु का आयतन निकाल के हम माइनस करेंगे तो नष्ट की गई लकड़ी का आयतन निकल के आ जाएगा। अब देखिए गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³ और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² इंटू h। अब देखिए हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। देखिए गोले के रेडियस का हमें वैल्यू क्या दें, 9 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 4/3 पाई गुने 9⁻³ माइनस 1/3 पाई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में शंकु का हमें रेडियस क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में शंकु का व्यास दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। यानी ये हमारा हो जाएगा 9 का स्क्वायर गुने हमें ऊंचाई क्या दिया, 9 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 9⁻³ और यहाँ भी क्या है 9⁻³ है। तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 1/3 पाई गुने 9⁻³। तो देखिए यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा 4 और यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 3 से हमारा 3 कट जाएगा।
यानी यहाँ से अंतर हमारा क्या निकल के आ गया, अंतर हमारा निकल के आ गया पाई गुने 9 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। यानी नष्ट की गई लकड़ी का आयतन क्या निकल के आ गया, पाई गुने 9 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। तो हमसे पूछ रहा है नष्ट की गई लकड़ी का प्रतिशत। तो देखिए कितना लकड़ी जो है नष्ट हो रहा है, पाई गुने 9 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। और टोटल जो है लकड़ी का आयतन क्या है, टोटल लकड़ी का आयतन है 4/3 पाई 4/3 पाई गुने 9 के पावर 3 गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नष्ट की गई लकड़ी का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से पाई काट सकते हैं, 9 के पावर 3 से हम 9 के पावर 3 काट सकते हैं। देखिए ये हमारा 3 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 3/4 गुने 100। देखिए 4 से 100 कितने बार में जाएगा, 25 बार में। 25 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 75%। यानी नष्ट की गई लकड़ी का प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 75% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 75%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक फॉर्म में गायें और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाए तो 180 है, यदि टांग गिने तो 420 है। फॉर्म में गायों की कुल संख्या कितनी है, हमें क्या निकालना है, गायों की कुल संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर सिर गिना जाए तो 180 है, सिर गिना जाए तो कितना है, 180 है। और फॉर्म के अंदर कुछ जो है गायें हैं और कुछ मुर्गियां हैं। तो देखिए एक मुर्गी का कितना टांग होता है, एक मुर्गी का 2 टांग होता है, और एक गाय का कितना टांग होता है, 4 होता है। तो देखिए हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हमने मान लिया कि सभी जानवर का अगर 2 ही टांग होता, सभी जानवर का अगर 2 ही टांग होता तो कुल जो है टांगों का संख्या क्या हो जाता, कुल टांगों का संख्या क्या हो जाता, सिर का संख्या क्या है, 180 है। अगर सभी जानवर का अगर 2 टांग होता तो कुल टांगों का संख्या क्या हो जाता, 360 हो जाता। जबकि हमें क्वेश्चन में कुल टांगों का संख्या क्या दिया हुआ है, कुल टांगों का संख्या हमें दिया हुआ है 420। अब देखिए अगर हम गाय का भी अगर 2 टांग मान रहे हैं तो जो टोटल टांग निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 360। यानी कितना कम निकल के आ रहा है, कितना कम निकल के आ रहा है, जो हमें क्वेश्चन में टांग का संख्या दिया हुआ है उसके अपेक्षा कितना कम निकल के आ रहा है, उसके अपेक्षा 60 कम निकल के आ रहा है। अब देखिए 60 कम क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि हम प्रत्येक गाय का 2 टांग जो है कम मान के चल रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ से गाय का संख्या निकाल सकते हैं। देखिए एक गाय का अगर हम 2 टांग कम ले रहे हैं तो टोटल जो है टांगों का संख्या 60 से कम निकल के आ रहा है। तो देखिए गायों का संख्या क्या हो जाएगा, हम इस 60 में अगर 2 से भाग देंगे तो गायों का संख्या क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी फॉर्म के अंदर गायों का संख्या क्या निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया। यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया हो तो आरंभिक संख्या कितनी थी। हमें क्या निकालना, आरंभिक संख्या निकालना है। तो हम यहाँ सबसे पहले आरंभिक संख्या को कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि जो हमारी आरंभिक संख्या थी वो x थी। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक विद्यार्थी को बोला गया कि आरंभिक संख्या में 0.72 से गुना करे, तो उसने गलती से 7.2 से गुना कर दिया, जिसके कारण उसका उत्तर जो है सही उत्तर से 2592 अधिक निकल के आया। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं इस x में हम गुना करेंगे 7.2 से, और इसमें से माइनस करेंगे x गुने 0.72। ये किसके बराबर निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 2592 के बराबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा बच जाएगा 7.2 माइनस 0.72 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2592 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x गुने ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे 2 अंक के पहले, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2592। देखिए यहाँ से हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं 2592 बटा 6.48। अब देखिए हम यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमारा 2 जीरो चला जाएगा, हम यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमारा 2 जीरो चला जाएगा। अब देखिए 648 से 2592 कितने बार में जाएगा, 648 से 2592 4 बार में जाएगा।
4 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 400 निकल के आ जाएगा। और हमने x क्या मान के रखा था, आरंभिक संख्या, यानी हमारी आरंभिक संख्या क्या निकल के आ गई, 400 निकल के आ गई। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 400 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक है। हमें क्या निकालना, दोनों विद्यार्थी का अंक निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि एक विद्यार्थी दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो हमने मान लिया कि एक विद्यार्थी ने 1 अंक प्राप्त किया, तो दूसरा जो है इससे 9 अंक अधिक प्राप्त करेगा, यानी दूसरा विद्यार्थी x प्लस 9 अंक प्राप्त करेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक विद्यार्थी दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त करता है और उसका प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं दोनों के अंकों का योग क्या हो जाएगा, दोनों के अंकों का योग ये हो जाएगा x प्लस 9 का 56% किसके बराबर हो जाएगा, जो विद्यार्थी 9 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है उसके बराबर, यानी x प्लस 9 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काट लें तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 14 बार में, और ये 4 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे ऐड कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और हम इसमें अगर 14 से गुना कर ले तो ये हमारा हो जाएगा 28x प्लस अगर हम 9 से 14 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 126 इक्वल टू अगर हम यहाँ 25 से गुना कर ले तो ये हमारा हो जाएगा 25x प्लस 25 से अगर हम 9 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 225। अब देखिए इस 25 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 28x में से अगर हम 25x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x। और इस 126 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे, 126 को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 126 अगर हम 225 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 99। अब देखिए 3x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 99 निकल के आ गया। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से 33 बार में जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 33 निकल के आ गया। तो x प्लस 9 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, हम इसमें 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 42। यानी एक विद्यार्थी को अगर 33 अंक प्राप्त हो रहा होगा तो दूसरे को जो है 42 अंक प्राप्त हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन ए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी खपत की कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि चीनी के मूल्य में 10% का कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत का वृद्धि करे ताकि व्यय में कोई गिरावट ना आए। इसका मतलब क्या है कि पहले जितना खर्च हो रहा था अभी भी उतना ही खर्च हो, यानी खर्च हमारा क्या है, फिक्स है। देखिए खर्च हमारा फिक्स है तो जो हमारा कीमत का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, खपत का रेशियो होगा। तो देखिए हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकाल सकते हैं, कीमत का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी चीनी का मूल्य पहले अगर 10 यूनिट होगा तो अब जो है 10 पे 1 का कमी होने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा कीमत का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, खपत का रेशियो, क्योंकि खर्च हमारा क्या है, फिक्स है। यानी खपत क्या होगा, पहले अगर 9 यूनिट खपत हो रहा होगा तो अब क्या हो रहा है, 10 यूनिट। यानी खपत में कितने का वृद्धि हो गया, खपत में 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। कितने पर, 9 पर गुने 100 करेंगे तो यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, खपत में वृद्धि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 100/9%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 11 सही 1/9% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना है। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि हम जितना वस्तु खरीद के लेके आए थे उतना ही वस्तु हम बेच रहे हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है। यानी हम ये मान के चलेंगे कि विक्रेता जो है 33 मीटर कपड़ा खरीद के लेके आया होगा। तो देखिए हम लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालने के लिए
हम बिक्री मूल्य में से अगर क्रय मूल्य माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, लाभ निकल के आता है। तो देखिए हम यहाँ लाभ निकालेंगे, तो लाभ निकालने के लिए 33 मीटर कपड़े के एसपी में से हम माइनस करेंगे 33 मीटर कपड़ा का सीपी, तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में लाभ क्या दिया है, 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी लाभ हमें दिया है 11 मीटर कपड़ा के एसपी के बराबर हमें लाभ दिया है। तो देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से हम एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से अगर इस 11 एसपी को इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 33 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 22 एसपी हो जाएगा। और इस माइनस 33 सीपी को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 33 सीपी। अब देखिए हम इसे 11 से काट सकते हैं, ये 11 से 2 बार में जाएगा और ये 11 से 3 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा एसपी बटा सीपी इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 3/2, यानी उसका सीपी अगर 2 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा, 3 यूनिट। यानी यहाँ लाभ कितने का हो गया, यहाँ लाभ 1 का हो गया, कितने पर, 2 पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 से 100 कितने बार में जाएगा, 50 बार में, यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत क्या निकल के आएगा, 50% निकल के आएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 50% निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 6000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होगा। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000 रुपया, प्रिंसिपल कितना दिया, 6000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 10% वार्षिक। और हमें टाइम कितना दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 1/1/2 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है, यानी 1.5 वर्ष का टाइम दिया है। तो हम सबसे पहले 2 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। अब देखिए पहले वर्ष हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, तो हम 6000 का अगर 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। दूसरे वर्ष भी हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, यानी 600 रुपया ब्याज मिलेगा। और यहाँ ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में हमें पहले वर्ष केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले वर्ष ब्याज मिला होता है उस ब्याज का भी हमें ब्याज मिलता है। यानी दूसरे वर्ष जो हमें पहले वर्ष ब्याज मिला है उसका भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 600 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 रुपया। अब देखिए पूरे अगर 2 वर्ष का टाइम होता, तो हमें सीआई के रूप में कितना मिल जाता, 600 + 60 मिल जाता। लेकिन पूरे जो है 2 वर्ष का टाइम नहीं है, पूरे जो है 2 वर्ष का टाइम होता तब जाके हमें 1260 रुपये का ब्याज मिलता। यहाँ जो हमें टाइम दिया है 1.5 वर्ष का, यानी पहला जो है पूरा वर्ष है, दूसरा जो है आधा वर्ष है, यानी इसका आधा ब्याज मिलेगा, यानी यहाँ जो है टोटल जो है सीआई कितना हो जाएगा, टोटल सीआई हो जाएगा 600 + 300 + 30। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 930 रुपया, ये हमारा हो जाएगा 930 रुपया। यानी यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। देखिए एक हमारा कंसेप्ट है कि ए प्लस बी अगर मिलकर किसी काम को x दिन में करें, ए अकेले उसी काम को x + a दिन में करें, बी अकेले उसी काम को x + b दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा x = होता है, यहाँ से हमारा x = होता है √a × b। अब देखिए ये हमारा कैसे निकल के आता है, इसके लिए आप जाके टाइम एंड वर्क के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंसेप्ट कैसे निकल के आता है। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि ए जो है अकेले काम को पूरा करने में 4 दिन अधिक लेता है और बी जो है 16 दिन अधिक लेता है। यानी यहाँ ए का वैल्यू हमारा क्या दिया, 4 दिन दिया है, बी का वैल्यू क्या दिया है, 16 दिन दिया हुआ है। तो देखिए जब 4 रूट से बाहर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 16 जब रूट से बाहर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 दिन। यानी दोनों मिलके उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे, 8 दिन का समय लेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 8 दिन निकल के आएगा।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तदनुसार m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक क्या होगा, पहला होगा m, दूसरा क्या हो जाएगा m+1 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा m+2 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा m+3 हो जाएगा और पांचवा क्या हो जाएगा m+4 हो जाएगा। तो देखिए 5 क्रमिक पूर्णांक दिया हुआ है, तो देखिए औसत क्या होगा, जो बीचों बीच में होगा। औसत क्या होगा, जो बीचों बीच में, यानी इसका औसत क्या होगा m+2 होगा। जबकि हमें क्वेश्चन में औसत क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में औसत क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में औसत क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, और यहाँ हमारा औसत क्या निकल के आ रहा है m+2, यानी m+2 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में n दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि तदनुसार m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक का औसत क्या होगा। तो देखिए m+2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, यानी n से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक का हमसे औसत पूछ रहा है। तो देखिए पहला हो जाएगा n, दूसरा क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा n+2 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा n+4 हो जाएगा, n+3 हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा n+4 हो जाएगा और छठा क्या हो जाएगा n+5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ औसत क्या होगा, यहाँ औसत अगर 6 जो है क्रमिक संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ हम औसत कैसे निकाल सकते हैं, पहला संख्या और अंतिम संख्या को ऐड करके अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ हमारा औसत हो जाएगा n+5/2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2n+5/2। देखिए यहाँ से हमारा ऑप्शन से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन ए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।